बड़ा अहम सवाल है। मैं किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता इस समय, लेकिन मैं इसी सवाल को थोड़ा एक मोटे तौर से ऊपर एक ब्रॉड वे से देखना चाहता हूँ कि देखो, हर एयरफोर्स टीम वर्क पे डिपेंडेंट है। हालांकि ना कि ये देखें कि हमारे पास रफाल है या हमारे पास ये रडार है, ये मिसाइल है, एक जो मर्जी हो, लेकिन जब तक हमारा टीम वर्क जो है वो अच्छा नहीं होगा, तब तक हमारी एयरफोर्स जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और देश में, दुनिया में अच्छी एयरफोर्स नहीं कहलाई जाएगी। तो टीम वर्क एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म को एक ज़्यादा क्षमता देती है। और ये टीम वर्क की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कि ना केवल एयरफोर्स में, पर हमको भी सोचना है कि सारी तीनों फौजें इकट्ठी और उससे आगे बढ़कर हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, सब के अंदर एक ये जॉइंटमैनशिप की अंडरस्टैंडिंग आनी पड़ेगी कि हम एक दूसरे की क्षमता को समझें और ये देखें कि आजकल जो है रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट है। और एक हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक तरीके हैं कि सालों साल 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं जहाज़ को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि हम एक ऑडिटर्स के चक्कर में फंस जाते हैं कि कितना कॉस्ट करेगा, कितना नहीं करेगा, इससे ये बेहतर है, इससे वो बहुत बेहतर है। कि जो डिसीजन प्रोफेशनल्स को लेनी चाहिए वो हट जाते हैं और अकाउंटेंट्स डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो ऑपरेशनल क्षमता है, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि हमको सबको ये सीखना है कि हमारी आवश्यकता क्या है और उससे जल्दी से जल्दी उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकें एक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए। और एक छोटी सी बात और कि एक ज़माने में कि एक मैनेजमेंट में एक जार्गन थी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लेकिन इसको यूनाइटेड स्टेट नेवी ने अडेप्ट किया है एज टोटल क्वालिटी लीडरशिप। तो हमारे देश में हम बात तो कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की और करते रहे हैं, लेकिन जब तक हम उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जो कि देश के अंदर सारे दुनिया में जो compete ना करे, तो हम जो मर्जी करें हम पीछे रह जाएंगे। और इसके लिए कंपटीशन की बहुत आवश्यकता है कि जैसे मैं किसी के ऊपर दोष नहीं देना चाहता, लेकिन अभी तक ये था कि HAL ही एक ऐसी एजेंसी थी जो कि जहाज बना रही थी, तो उसके अपने डिलेज इतने थे, उनका एक काम करने का कल्चर था। मैं उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही किसी के ऊपर कंपटीशन आता है तो देखते हैं कि हमारे अंदर एक और उत्तेजना सी बढ़ जाती है, हमारे अंदर तेज बढ़ जाता है, हमारे अंदर पैशन बढ़ जाता है, हमारे अंदर एक अच्छा दूसरे से अच्छा करने की एक इच्छा बढ़ जाती है। एयरफोर्स ने मुझे मौका दिया यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के साथ साल भर बिताने का। एक साल मैंने फ्रांस के साथ बिताया है, तो मैं देखा हूँ जहाँ हमारे 20 लोग काम करते हैं वहाँ 3 लोग काम करते हैं, बाकी लोग कहीं और काम करते हैं। तो हम जो है जहाँ 3 चाहिए होते हैं वहाँ 20 लोगों के साथ काम करते हैं। जो काम तो मैं जानना चाह रहा था ना, वो मुझे हाँ, मालूम तो है कि ठीक है, मतलब कि मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट ही अगर कहा जाए तो वह तभी ले कह रहा था कि उस दौर से जो है अब के दौर में हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं और यहाँ से आगे का वक्त बख्शी साहब सशक्त जिसे हम कहते हैं वायुसेना जैसे अब टॉप 4 में आती है, तो आगे का वक्त जब हम टॉप 1, 2, 3 में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसे एयर मार्शल धनेजा बोल रहे थे, वो बड़े मायने की चीज़ है। पर क्वेश्चन ये है कि जो हम स्वावलंबिता की बात कर रहे हैं वो सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ जिसको कि नॉर्मल लेमैन समझेगा। जब तक आप अपना अस्त्र खुद नहीं बनाएंगे और उस बनाने के लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, डॉक्ट्रिन्स लिखनी पड़ेंगी। क्यों नहीं बनाए? आपको बता दो, 1962 में आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कॉफ़ी पर्कुलेटर बना रही थी। क्यों बना रही थी? आप बताइए, क्यों गन नहीं बना रही थी? राइफल फैक्ट्री अभी बननी शुरू लगाई है अमेठी में। क्यों अब एक ऑनेस्ट राइफल नहीं बना रही? एक फाइटर एयरक्राफ्ट, उसका इंजन नहीं, कुछ नहीं। 70 साल क्यों निकाल दिए हमने? क्योंकि ये पॉलिसी नहीं थी हमारी। और पॉलिसी इसलिए नहीं थी, आपकी बेसिक इंडस्ट्री में इंजन ग्रेड मेटल ही नहीं बन रहा था, किसी टैंक का मेटल का नहीं था, आपका कोई उसका गन के मेटल नहीं था। ये सारी की सारी तब दूर हुई जब आपने स्वावलंबिता का सोच किया, उसकी लिखी। और पिछले 6 साल में जो आप देख रहे हैं उसमें इतना फर्क पड़ गया है कि अब भारत उस तरीके से अग्रसर हो रहा है जिसको कहते हैं मेक इन इंडिया तहत। सिंपल सी चीज़ है जिसको कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज आपका फाइटर एयरक्राफ्ट जब आपके पास बनने लग जाएगा और आप उसको एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी हो जाएगी, आपकी पूरी शक्ति बदल जाएगी। मैंने तो दुनिया में ऐसे अपनी एयरफोर्स को नहीं बोल रहा, ऐसी एयरफोर्सेज देखी हैं ब्रेक पैड नहीं है तो पूरी फ्लीट ग्राउंडेड पड़ी है।
ये बूस्टर हाइड्रो बूस्टर नहीं है तो पूरी फ्लीट ग्राउंडेड पड़ी है। ये जो चीज़ें थी वो अब ज़माने गुजर गए हैं। जिस कंट्री ने अपनी वॉर इंडस्ट्री को तगड़ा किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से देख लिया, आर्म्स ऑफ ट्रप्स देख लीजिए, अमेरिकन वॉर इंडस्ट्री देख लीजिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस देखिए, जब तक वो नहीं आई तब तक कंट्री की फौजें नहीं आगे बढ़ी। फौज को आगे बढ़ाना है तो अपने घर में सामान बनाना है, खरीदे हुए सामान से आप लिमिटेड लड़ाई लड़ सकते हैं। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये किसी कंट्री को नहीं कह रहा, ये किसी गवर्नमेंट को नहीं कह रहा, ये एक बिल्कुल वेल प्रूवन एक फैक्ट है। तो इसको हम लोग समझ गए हैं और इसीलिए जो घड़ी घड़ी मेक इन इंडिया तहत की बात होती है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये नेशनल रिक्वायरमेंट है। और अब जो अगर हमारी नींद खुली है, बहुत अच्छी खुली है, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए तो सही। एग्जैक्टली। लास्ट कमेंट, एयर मार्शल रिटायर्ड आरसी वाजपेयी। थोड़ा इतिहास में जाना आवश्यक है। आत्मनिर्भरता, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत को आत्मनिर्भर होना है अपनी सुरक्षा के क्षेत्र में। 60 के दशक में एक प्रयास किया गया था कि एयरफोर्स को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में। हमें चूंकि उस समय साजो सामान नहीं मिल रहा था बाहर, और कुछ चीजें ऐसी थी जिनके बगैर वो हमारी आगे काम न पड़ता। छोटी चीज, एक मी-4 को स्टार्ट करने के लिए एक एडाप्टर चाहिए था और वो नहीं मिल रहा था। अब आप देखिए कि एक हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए एक छोटे से एडाप्टर की जरूरत पड़ती है ट्रॉली से, वो नहीं मिला। प्रयास ये किया गया डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर में DTDNPR के माध्यम से कि हम इन चीज़ों को बनाने का कोशिश करेंगे क्योंकि हमें भारत में नहीं मिल रही है। और बढ़ते 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 अब आपको बतावें, सन 1986 में ये अवेक्स और LCA प्रोजेक्ट और नेवी का न्यूक्लियर वाली सबमरीन का प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट लॉन्च हुए और उसके साथ हम आगे बढ़े। अब आप देखिए कितना गैप था सन 70 से सन 86 तक का। उसके पश्चात जब हमने एक उसकी दिशा निर्धारित की कि हाँ हमें अपने आत्मनिर्भर होना है सभी क्षेत्रों में, चाहे जहाज हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो और आर्मी, सभी तरफ उन्होंने प्रयास किए उसके। दूसरी चीज ये है कि उसको एक इम्पेटस देने की जरूरत थी, क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत थी। अभी तक जो हो रहा था कि हमारे पब्लिक सेक्टर, हम उन्हीं पर पूर्णतः निर्भर करते थे। क्वालिटी टाइम ओवररन और कास्ट ओवररन, ये दोनों बड़ा ऐसे फीचर थे हर प्रोडक्ट में। उनको जो भी दोगे, सरकार कहती थी कि तुम अगर 10% उनकी परफॉर्मेंस हमें एक्सेप्ट करो, ठीक है, मगर हमें देखते हैं कि हम क्यों अब मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, हम क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए कि दुश्मन के पास जो साजो सामान है उससे अधिक बेहतर हमारे पास होना चाहिए। कोई शक नहीं है कि हमारे पायलट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। बता दूं कि जब वो एक नेट से सेबर को लड़ाई लड़ी सन 65 में और उसको गिरा दिया, उसके पहले हमारे जाबाज पायलटों ने कच्ची पट्टी पर श्रीनगर में लैंड किया डकोटा के साथ में, और दुश्मनों को हटाने के लिए अपने फौज जो वहां उतारी, वो भी एक अद्वितीय घटना थी। उसके पश्चात तमाम घटनाएं हैं जिनका जिक्र करने में बहुत समय लग जाएगा, मगर संक्षेप में ये था कि एक तो इच्छा शक्ति नहीं थी, जैसा कि बताया सब लोगों ने। इच्छा बहुत आवश्यक है। लोगों को जो सीधा रास्ता मिलता है, सस्ता रास्ता, कि दूसरों के साथ आप संबंध स्थापित कर लो, कॉन्टेक्ट ले लो, अंडर लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू कर दो। तभी कहता हूँ ना कि आपने उस सफर को भी देखा है। आपने जो है एक वायुसेना को यूं कहते हैं कि बहुत छोटे से बड़ा होते, जवान होते और इस वक्त सशक्त होते। और जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी कह रहे थे कि अब हर देश की वायुसेना जो है, पहले कहा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ आप युद्धाभ्यास करोगे या फिर ट्रेनिंग करोगे, लेकिन अब हर जो बड़ा देश है उसकी वायुसेना कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करना चाहती है, साथ ही साथ एक्सरसाइज करना चाहती है भारतीय वायुसेना के साथ। तो यही उसकी ताकत है। एक बार फिर से सर, मेरे पास वक्त इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।